Hello and welcome to Amjad Academy. This is a video lecture for class 11th physics, and in this lecture we are going to study about dimensions of a physical quantity. हम जो है तो 11th फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में यूनिट देखा था, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट देखे थे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखे थे, सिस्टम ऑफ यूनिट देखे थे और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की स्टडी की थी। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो पार्ट है हमारे चैप्टर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं तो हम उसको डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज डिफाइंड एज द पावर्स टू विच fundamental units must be raised to get the unit of that physical quantity. So this is the definition of dimensions of a physical quantity. So dimensions of a physical quantity is defined as the powers to which fundamental units. Do you remember the fundamental units? Yes. Fundamental unit in SI system जैसे कि मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए k, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए a, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए cd और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स, जो मैंने यहां लिखे हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स है। ये यूनिट ऑफ मास है, ये यूनिट ऑफ लेंथ है, ये यूनिट ऑफ टाइम है, ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इन यूनिट्स को रेज करना है, इनके ऊपर पावर लिखना है। क्यों लिखना है? टू गेट द यूनिट of that physical quantity, ताकि हम उस physical quantity का यूनिट हासिल करें। तो जब भी हम डायमेंशंस लिखेंगे तो हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे और हम इसको डाल देंगे स्क्वायर बॉक्स में, इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में। ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, m जो है ये यूनिट ऑफ मास है, l यूनिट ऑफ लेंथ है, t यूनिट ऑफ टाइम है, k यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, a यूनिट ऑफ करंट है, cd यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, mol ये है मोल जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। इनके पावर्स मतलब ऊपर ये जो नंबर्स हम डालते हैं, पावर्स को रेज करना है ताकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को निकाल सकते हैं। तो उस चीज को हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। नाउ हाउ टू डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी? You should remember what you require to
डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसका काम बहुत अहम है ताकि हम यूनिट निकाल सके, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सके। तो डायमेंशंस निकालने के लिए हमको क्या क्या लगता है वो मैं आपको पहले बोल देता हूं। हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसी के डायमेंशंस निकाले जाएंगे। जिस तरह से अगर डायमेंशंस निकाल रहे तो फिर उसी के हमको यूनिट भी लेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। और फिर फॉर्मूले पर से हमको मिलेंगे डायमेंशंस। उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, उसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे जो भी इन्वॉल्व क्वांटिटीज है, सिंपलीफाई करेंगे। इस फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज रहेंगे उनको हम सिंपलीफाई करेंगे और देन वी विल गेट द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब डायमेंशंस हमने निकाल लिए, तो डायमेंशंस से हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा यूनिट, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो आप देखेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ली जाएगी, उसका हमको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। फॉर्मूले में हम जो भी क्वांटिटीज हैं उनको सिंपलीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडाइसेस। फिर हम उसके डायमेंशंस निकालेंगे और डायमेंशंस की मदद से हम उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको इनके पावर्स को रेस करना है ताकि हम उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को मालूम कर सके। ये है डायमेंशंस का डेफिनेशन, और डेफिनेशन में ही मकसद जाहिर कर दिया गया है, डेफिनेशन में ही बता दिया गया है कि आपको क्या लेना है, आपको फंडामेंटल यूनिट्स ही लेना है। तो इसलिए मैंने ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपके सामने ले लिया है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कैसे निकालते हैं, और डायमेंशन एनालिसिस उसका अगला पार्ट रहेगा। चलते हैं, देखिए जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर ये आ जाएंगे तो ये रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप बोलेंगे सर मास के डायमेंशंस निकालिए, तो मैं मास ऐसा यहां पर बोलूंगा, मास के डायमेंशंस, इसको पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ मास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m⁻⁴। आप लिखे या ना लिखे, तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो समझा जाएगा r⁻⁴ है। अगर आप लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं अगर लिखते हैं मतलब r⁻1 रहेगा, अगर लिखते हैं तो भी चलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ के डायमेंशंस क्या है, तो आपने बोल देना सिर्फ l⁻1, बकाया सब 0⁻2 रहेंगे, m भी 0 रहेगा, t⁻0 रहेगा, k⁻0 रहेगा, ये बाकी सब भी r⁻0 रहेंगे। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। लेंथ के डायमेंशन l⁻1, बाकी सबका r⁻0 रहेगा। उसी तरह टाइम के डायमेंशन t⁻1 रहेगा या सिर्फ t रहेगा, बाकी सब r⁻0 रहेंगे। उसी तरीके से अगर कहा जाए कि टेम्परेचर, तो k⁻1 रहेगा, बाकी सबका पावर r⁻0 रहेगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि अगर आप कोई डिराइव क्वांटिटी ले रहे हैं और उसमें हमारी ये फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाती है, तो तब उसका m⁻1 लेना है। इस तरह से देखिए, अब मैं ये पहली एग्जांपल ले लिया। सेकंड एग्जांपल समझ लीजिए, मुझे निकालना है डायमेंशंस ऑफ एरिया। डायमेंशंस ऑफ एरिया मैंने बॉक्स में डाल दिया, इसको आप क्या पढ़ेंगे, डायमेंशंस ऑफ एरिया। फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, अब क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए। तो इसका एक कोई भी फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया कोई भी ले लीजिए। अगर समझो मैंने सिंपली ले लिया कोई रेक्टेंगल का, तो आप बोलेंगे उसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ के डायमेंशन इनटू ब्रेड्थ के डायमेंशन इनटू ब्रेड्थ के डायमेंशन। चलिए, ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले में मैंने जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनको डायमेंशन में ले लिया, यानी कि डायमेंशंस ऑफ एरिया इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ ब्रेड्थ। ये हमको फॉर्मूले से पता चला कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। चलिए, हो गया। फिर इज इक्वल टू, अब लेंथ के डायमेंशन मैंने बोल दिया था, ये फंडामेंटल है, तो l⁻1
1 रहेगा। अब आप इसको लॉ ऑफ इंडाइसिस से सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये हो जाएगा L2, L2। चलिए तो एरिया के डायमेंशंस क्या आ गए L2। अब इससे हमको क्या मालूम चला कि हम एरिया का यूनिट निकाल सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे यूनिट कौन से सिस्टम में, सिस्टम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि फला एक क्वांटिटी का यूनिट क्या है, तो वो सवाल पूरा नहीं होता है जब तक वो पूछने वाला आपको ये ना कहे कि कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं भाई आप, MKS की कर रहे हैं, CGS की कर रहे हैं, FPS की कर रहे हैं या SI की कर रहे हैं। तो हम जनरली SI की करते हैं सपोज। तो मुझे पूछा जाए कि SI यूनिट ऑफ एरिया क्या बनेगा, फिर SI यूनिट ऑफ एरिया तो हम इस्तेमाल करेंगे ये डायमेंशंस को। तो यहां पर L2 है, तो L का यूनिट SI सिस्टम में, L का यूनिट लेंथ का यूनिट SI सिस्टम में मीटर है, तो मीटर/2 ये बन गया इसका यूनिट। ओके, अब एक और क्वांटिटी लेते हैं, समझ लीजिए वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है। चलिए तो आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। चलिए भाई फॉर्मूला मालूम हो गया, ये स्टेप आप याद रखिए। देखिए मैंने फॉर्मूला लिया, फिर मैंने जो है इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई मतलब ये रेज़ टू पावर 1 है, रेज़ टू पावर 1 है, दोनों को 1 + 1 करके 2 ला लिया, तो मुझे क्या मिल गया, डायमेंशन मिल गया। और फिर उस पर से मुझे क्या मिला, उस पर से मुझे यूनिट मिल गया। देखिए अब वॉल्यूम की बात कीजिए, वॉल्यूम में ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट इन सब के डायमेंशंस रहेंगे L1। ब्रेथ भी L1 रहता है और हाइट भी L1 ही रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा L3। अब बोलिए इसका CGS यूनिट बनाएंगे, सपोज CGS यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मैंने पहले इसका SI निकाल के बताया, इसका आप CGS यूनिट निकाल के देखिए। आप क्या बोलेंगे, लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में, लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में सेंटीमीटर है, तो यहां पर यहां क्या आ जाएगा, फिर सेंटीमीटर। रेज़ टू पावर क्या करना है, रेज़ टू 3 करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया इसका, इसके डायमेंशन, और ये आ गया इसका यूनिट। चलिए एक क्वांटिटी और लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी। थर्ड एग्जांपल, डेंसिटी। देखिए वाले भाई फोर्थ एग्जांपल है डेंसिटी के डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हमने पिछले एग्जांपल्स में मास के डायमेंशंस देखे तो m/1 है, हमने वॉल्यूम के भी डायमेंशन निकाले थे। थर्ड एग्जांपल था तो L3। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए फॉर्मूला में डालने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए मतलब इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाइए, तो ये m/1 तो कुछ भी नहीं होगा। L3 जो है वो डिनोमिनेटर था, आप उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले रहे तो उसका पावर हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि L3 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये बाकी सब का क्या, जो बच्चे हुए हैं बाकी सब रेज़-टू-0 रहेंगे, तो वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे फायदा क्या हुआ, चलिए इसका हम SI यूनिट निकालते हैं। इसकी मदद से क्या कहेगा SI यूनिट, तो मास का SI यूनिट रेज़-टू-1 लेना पड़ेगा। तो मास का SI यूनिट है kg, यानी kg/1, क्योंकि यहाँ m/1 है इसलिए kg/1, जो नॉर्मली नहीं लिखा जाता है। फिर ये L यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर, लेकिन रेज़-टू क्या है, -3 है, L/-3 है, इसलिए ये m/-3। तो इसका यूनिट क्या बन गया, किलोग्राम मीटर/-3। इस तरह से हमने यूनिट निकाल दिया। चलिए एक और क्वांटिटी लेते हैं, अगली। समझ लीजिए मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी के डायमेंशंस। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में जो आया मैंने उनके डायमेंशंस ले लिया, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम।
अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ होती है, यानी l रेज़ टू 1, ये हो गया 1 अपॉन टाइम का रहेगा t रेज़ टू 1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा l रेज़ टू 1 t रेज़ टू -1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर से इसका SI यूनिट बनाइए, SI यूनिट, चलिए SI यूनिट बनाइए इसका, तो आप बोलेंगे लेंथ का यूनिट SI सिस्टम में मीटर, रेज़ टू क्या है, पावर 1 है, 1 नहीं लिखा जाता है, t रेज़ टू ये -1 लिखा जाएगा, t यानी कि टाइम का यूनिट सेकेंड रेज़ टू -1, ये -1 क्यों आया, क्योंकि रेज़ टू पावर -1 आएगा। डायमेंशन पर से यूनिट निकालना है, डायमेंशन पर से यूनिट निकालना है। इसी का अगर किसी ने बोला कि भाई सीजीएस यूनिट निकाल के बताओ डायमेंशन पर से, तो आप डरना नहीं, आपने क्या करना, अब ये लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में लेना, लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, चलिए सेंटीमीटर, रेज़ टू क्या है, पावर 1, यानी कि यहाँ 1 नहीं लिखा तो चलता है, और t का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेकेंड है, तो सेकेंड रेज़ टू -1, ये देखिए सीजीएस सिस्टम में भी आ गया इसका, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब यहाँ L, T, M इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपको जिस भी सिस्टम ऑफ यूनिट में निकालना है तो आपने अंदर के सारे टर्म्स के वो यूनिट्स ले लेना चाहिए, तो आपका काम आसान होता है। चलिए एक और ले लेते हैं, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस निकालते हैं। मैं इसको शॉर्ट में ACCN लिखता हूं, एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के डायमेंशन, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए अब हमने वेलोसिटी के डायमेंशंस निकाले हुए हैं, हमारे पास है डायमेंशंस, क्या है डायमेंशंस, L1 t -1, ये आ गया वेलोसिटी के डायमेंशंस, टाइम t रेज़ टू 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहां पर आपको मिलेगा L रेज़ टू 1 और t रेज़ टू, अब देखिए t रेज़ टू ये -1 ये +1 ऊपर जाके वो -1 हो जाएगा, वो -1 और ये -1 मिलकर -2 हो जाएंगे। ये देखिए एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आ गए। इसका समझो हम सीजीएस यूनिट निकालते हैं, सीजीएस यूनिट, एक्सेलरेशन का सीजीएस यूनिट निकालेंगे। चलिए देखिए कैसा निकालते हैं। लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 1, फिर टाइम का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेकंड है, तो सेकंड रेज़ टू -2 तो सेंटीमीटर सेकंड रेज़ टू -2। ये देखिए इस तरह से हमने एक्सेलरेशन के डायमेंशन निकाल लिए। चलिए फोर्स के डायमेंशन निकालते हैं, फोर्स के डायमेंशन निकालते हैं, फोर्स के डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स 7th क्वांटिटी, फोर्स के डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू, अब इसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है इसका, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ACCN यानी कि एक्सेलरेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन की पूरी स्पेलिंग ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आपने कई बार यूज करे हुआ, तो यहां पर मैं क्या पढ़ूंगा, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास इनटू डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास m रेज़ टू 1 इनटू डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, तो हमने ये अभी जस्ट निकाला है नंबर 6 पे, वो क्या है, L रेज़ टू 1 t रेज़ टू -2। अब यहां पर ज्यादा कुछ सिंपलीफिकेशन करना नहीं है, बस इनको दोनों को एक बॉक्स में डाल लेना है, वो अलग-अलग बॉक्स में है, इनको एक बॉक्स में डाल लीजिए, तो m रेज़ टू 1 L रेज़ टू 1 t रेज़ टू -2, कुछ भी सिंपलीफिकेशन की जरूरत नहीं है। चलिए इसका हम SI यूनिट निकालते हैं, SI यूनिट फोर्स का, SI यूनिट निकालते हैं फोर्स का। देखिए कैसा निकलेगा, SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, रेज़ टू पावर 1 है, तो यहां पर ये 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा। लेंथ का यूनिट SI सिस्टम में मीटर, वो भी रेज़ टू 1 है। फिर यूनिट ऑफ टाइम इन SI सिस्टम, तो हो जाएगा सेकंड, तो सेकंड रेज़ टू -2, तो kg मीटर सेकंड रेज़ टू -2। लेकिन ये बहुत लंबा यूनिट हो जा रहा है, तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट करके एक साइंटिस्ट के नाम पे रख दिए, और इसका यूनिट है न्यूटन, न्यूटन, और इसका सिंबल है कैपिटल N, कैपिटल N इसका यूनिट है। तो न्यूटन में क्या है, kg मीटर सेकंड रेज़ टू -2। ये आ गया आपके फोर्स के डायमेंशन और फोर्स के यूनिट भी आ गया।
बाय द वे अगर इसका सीजीएस यूनिट निकाले, सीजीएस यूनिट निकालते हैं तो क्या होगा फिर, मास का यूनिट सीजीएस सिस्टम में ग्राम है, रेस टू 1, चलो रेस टू 1 यानी कुछ भी पावर डालने की जरूरत नहीं है। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, सेकेंड रेस टू -2, ये भी लंबा है तो इसको छोटा कर एक साइंटिस्ट के नाम पे रख दिए। साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखे बल्कि एक नया वर्ड लिया गया, डैन, DYNE, डैन, ये यूनिट रखा गया। उसका सिंबल नहीं है, उसको आपको पूरी स्पेलिंग में लिखना पड़ेगा। देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट बना केजी मीटर सेकेंड रेस टू -2, इसको न्यूटन बोलते हैं, या फिर सीजीएस यूनिट से ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड रेस टू -2, इसको डाइन बोलते हैं। चलिए एक और बना लेते हैं डायमेंशन, डायमेंशन बना लेते हैं हम प्रेशर के। प्रेशर फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या करना, याद करना पड़ेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, हाँ मैं 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, फिर 10th के बाद लॉकडाउन आ गया, उसमें मैं भूल गया, नहीं लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये देखिए मुझे याद आ गया, आपको भी याद आ गया होगा। चलिए फोर्स के डायमेंशंस का हमने लिखकर ऊपर निकाल के रखे हुए हैं, क्या है, m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। ये देखिए फोर्स के डायमेंशंस अपॉन एरिया के डायमेंशन l⁻², ये भी हमने निकाल चुके थे, याद होगा आपको नंबर 2 पे। ओके, इसको अब सिंपलीफाई करना पड़ेगा, m⁻⁴, l⁻², देखिए m⁻⁴ और कोई भी नहीं है इसलिए बच गया m⁻⁴, l⁻², l⁻² यहाँ पर 1 है, ये l⁻² नीचे है, वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, और ये 1 और ये -2 मिलकर हो जाएगा -1, और t⁻² हो जाएगा -2। ये लीजिए डायमेंशंस आ गए प्रेशर के, प्रेशर के डायमेंशंस आ गए। अब इस पर से आप यूनिट बना लो, यूनिट आप बनाने सीखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा यूनिट जो भी बनता है वो लंबा होता है, इसलिए हमने इसको भी साइंटिस्ट के नाम पे रख दिए पास्कल, सिंपल में PA लेते हैं। ओके, और कभी कभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूले से फोर्स के ये डायमेंशन जो है इसको हमने न्यूटन नाम रखे पर मीटर स्क्वायर। ऐसा सिस्टम में ऑफ कोर्स सीजीएस में जाएंगे तो क्या लेना पड़ेगा हमको, ये जो न्यूटन है डाइन बन जाएगा सीजीएस सिस्टम में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहां से मिला, ये देखिए आपके पास फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन, और ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर अगर आप ये पर नहीं डालना चाहते हैं तो रेस टू -2, ये भी आ जाएगा रेस टू -2 न्यूटन मीटर रेस टू -2। So I hope that you must have understood how to determine the dimensions of a physical quantity. So इसके applications है, इसके uses है, तो 3 applications हैं जो हम डायमेंशनल एनालिसिस के जरिए डिटरमाइन करते हैं। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू हाउ टू डू द डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम 3 एप्लीकेशंस देखेंगे। अब आप इस वीडियो को आप रुक कर देखिए, और किस तरह से मैंने डायमेंशंस निकाला, उन डायमेंशंस में से यूनिट कैसे निकाला, और कुछ साइंटिस्ट के नाम पर भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यूनिट्स रखे गए हैं। तो मैंने आपको मेरा जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चंद डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स बताया था। तो यहां पर भी हम एक टेबल बना लेंगे और कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स और उनके सिंबल्स देख लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स का टेबल हमने बनाया हुआ है, उसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट का भी टेबल होना चाहिए। तो यहां पर मैं ले लेता हूं डिराइव्ड क्वांटिटी और उसका SI यूनिट, और मैं ब्रैकेट में सिंबल लिख दूंगा। देखिए पहली मैंने लिया था स्पीड, तो वहां पर SI यूनिट, चाहे तो सीजीएस यूनिट भी रख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहां पर डाल देंगे यूनिट, और यहां पर डाल देंगे SI और CGS, दो। आई होप इट इज विजिबल। द
there's no problem in the visibility. I'm writing here CGS. CGS. So let me write little closer. CGS. I think now it is visible, right? My colleague is telling it's okay. So SI and then CGS. Speed. तो SI यूनिट का मीटर सेकेंड रेज़ टू -1 आया था. CGS में सेंटीमीटर सेकेंड रेज़ टू -1 आ गया. सेकेंड मैं कुछ खास क्वांटिटीज के ले रहा हूं. उसके बाद फोर्स देखिए. फोर्स तो फोर्स का आप देखेंगे कि फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन. याद होगा आपको. तो मैं सिंबल लूंगा कैपिटल N और उसका CGS यूनिट डाइन. ये आपको लर्न करना है. ये जो टेबल दे रहा हूं मैं, ये आपको लर्न करना है. थर्ड प्रेशर. तो प्रेशर का यूनिट हमने देखे. SI यूनिट है पास्कल और CGS यूनिट है डाइन पर मीटर स्क्वायर. डाइन रेज़ टू 1 और सेंटीमीटर रेज़ टू -2. उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज. HERTZ हर्ट्ज. साइंटिस्ट का नाम है, सिंबल है HZ. CGS में भी यही है HZ हर्ट्ज. उसके बाद फिफ्थ समझ लीजिए. नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस. इसको वोल्टेज भी बोलते हैं. तो इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट. ज्यादातर वोल्ट यूज होता. दूसरे के यूनिट्स है CGS में स्टैट वोल्ट वगैरह होता है, वो कॉमन नहीं है इसलिए छोड़ देता हूं. उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के बाद रेजिस्टेंस का आप निकालिए. रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. ओम. इसका सिंबल है ओमेगा. CGS यूनिट आमतौर पे यूज नहीं होता. तो ये चंद डिराइव क्वांटिटीज है और उनके यूनिट्स है. आमतौर पे मैंने जो साइंटिस्ट के नाम पे है वो चॉइस यहाँ पर किया है. तो आपकी टेक्स्ट बुक में और भी जो एग्जांपल्स है वो आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और आप जो है तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे. एक तो मैं और ऐड कर लेता हूँ. वर्क है. तो वर्क का SI यूनिट जो है ये है जूल. ये वर्क और एनर्जी दोनों के लिए चलेगा. इसका सिंबल है कैपिटल J. CGS सिस्टम में है अर्ग. पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है. पावर इसका यूनिट है वैट. WATT सिंबल है कैपिटल W और इसका CGS यूनिट जो है वो है अर्ग पर सेकेंड. तो इस तरह से आप ये सारे यूनिट्स ज्यादातर जो मैंने दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है. तो आज के लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशंस कैसे निकालते हैं मैंने डायमेंशंस क्या होते हैं वो समझाया. फिर डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो बताया. और फिर मैंने एग्जांपल्स के जरिए आपको डायमेंशन निकाल के बताया. फिर बाद में डायमेंशन पर से यूनिट कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया. और आखिरी में एक टेबल दिया जो डिराइव क्वांटिटी के लिए है. और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस सीखेंगे. थैंक यू.